हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9। आज क्लास 9 में आपके बायोलॉजी विषय में जो है आप लोगों ने अभी तक पढ़ा था स्नायु एवं कंडरा, ठीक है। क्योंकि हम संयोजी ऊतक पढ़ रहे हैं जिसमें संयोजी ऊतक के कई सारे प्रकार होते हैं। उन प्रकारों में आप लोगों ने अभी तक कुछ प्रकार पढ़ लिए हैं और इसकी पिछले वीडियो में आप लोगों ने उपास्थि यानी नहीं, इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने अस्थि और स्नायु एवं कंडरा के बारे में पढ़ा था। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी के क्रम में आगे हम पढ़ते हैं। चौथा जो है हमारा प्रकार है उपास्थि और पांचवा एरियोलर संयोजी ऊतक। इन दोनों के बारे में और इनका कार्य क्या होता है वो आज के वीडियो में देखते हैं। तो आइए देखते हैं चौथा जो क्या है उपास्थि। उपास्थि को इंग्लिश में कहा जाता है कार्टिलेज। क्या बोला जाता है? कार्टिलेज। तो क्या है ये ऊतक? देखिए, यह भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक के प्रकार, तो उसी में ये आपका चौथा प्रकार है। इसकी कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। यानी जो कार्टिलेज है, उपास्थि ऊतक है, जो इसकी जो कोशिकाएं बनी होती हैं उन एक कोशिका से दूसरी कोशिका बीच में खाली जगह अधिक होती है। और इसका जो अधात्री होता है वो ठोस होता है, प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यानी इसका जो मैट्रिक्स है, इसकी मैट्रिक्स या अधात्री ठोस सॉलिड अवस्था में होती है, साथ में प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनती है, ठीक है। और आगे देखिए, इसके अधात्री में कैल्शियम फास्फेट नामक अकार्बनिक पदार्थ होता है। यानी इसकी जो संरचना बनी होती है इस ऊतक की, उस संरचना के बीच में कैल्शियम और फास्फेट नामक अकार्बनिक पदार्थ होता है। क्योंकि उसी संरचना में, यानी उसका जो अधात्री होता है, जो मैट्रिक्स, जो इसको बनाने वाला मटेरियल होता है, वो अवस्थाओं में ठोस होता है। जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा है ठोस द्रव गैस, तो ठोस से तात्पर्य है कि इसके जो अणु होते हैं इसके अधात्री के, वो बहुत ही पास होते हैं। और इसका जो अधात्री होता है वो ठोस अवस्था का बना होता है, साथ में प्रोटीन और शर्करा से मिलकर बनता है। और उसी अधात्री में कैल्शियम फास्फेट नामक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और इसके अणु तो ठोस होते हैं, इसका धात्री पास होता है, परंतु इसकी जो ऊतक की कोशिकाएं हैं वो उस एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में काफी खाली जगह होती है, खाली स्थान होता है। ये पाए कहाँ जाते हैं? उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नलिका में मिलती है। यानी जो कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज ऊतक है, ये नाक, कान, कंठ, गर्दन यानी कि गले में, और श्वास नलिका, जो हमारी श्वास नली होती है जिसको वायु नाल या विंड पाइप कहा जाता है। क्योंकि जो हमारी ग्रास नली है, यानी जो गर्दन वाला हिस्सा है, उसमें दो प्रकार की नलियां होती हैं, एक विंड पाइप और एक फूड पाइप। फूड पाइप को भोजन नली, विंड पाइप को श्वास नली या वायु नाल कहा जाता है। तो फूड पाइप से जो है हम भोजन को ग्रहण करते हैं भोजन नली से, और विंड पाइप या वायु नाल से हम सांस को ग्रहण करते, वायु को ग्रहण करते, सांस लेते हैं। तो सांस लेने के से जो हमारी वायु अंदर जाती है वो वायु नाल से या श्वास नली से होकर के निकलती है। तो ये कंठ, नाक, कान, श्वास नली में उपास्थि ऊतक कार्टिलेज स्थित होता है। अब इसका कार्य देखिए क्या होता है, उपास्थि का क्या काम करता है। ये अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। यानी एक अस्थि से दूसरी अस्थि जब जुड़ती है तो उस जुड़ने वाली अस्थि के जोड़ को जो है चिकना बनाती है। जिस प्रकार से किसी मशीन के पुर्जे को हम चिकना बनाए रखने के लिए ग्रीस या तेल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से एक हड्डी से दूसरी हड्डी जहां पर जुड़ती है
उस जुड़ने वाले स्थान को चिकना बनाने के लिए, क्योंकि हड्डियां जिस स्थान से जुड़ती हैं उस स्थान से मुड़ती भी हैं। जैसे इस हड्डी से ये हड्डी जुड़ी हुई है हाथ की, तो ये ऐसे मुड़ रही है, तो मुड़ने वाले हिस्से पर जो है ये चिकना बनाती हैं, मुड़ने वाले हिस्से को जो है चिकना बनाती हैं। क्योंकि अगर वो चिकना नहीं बनाया जाएगा तो उसमें कई प्रकार की और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। एक हड्डी से दूसरी हड्डी की रगड़ लग सकती है, हड्डियां टूटने की संभावनाएं रह सकती हैं, जोड़ के टूटने की संभावनाएं रह सकती हैं, हड्डियां नहीं जोड़ के टूटने की संभावनाएं रह सकती हैं। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए, यानी प्राकृतिक रूप से ही इस प्रकार से हमारा शरीर व्यवस्थित होता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो। तो अस्थियों की जो जोड़ हैं उनको ये जो है चिकना बनाती हैं, और ये होती कैसी हैं? कठोर होती हैं, ठोस होती हैं, दृढ़, परंतु लचीली होती हैं। यानी जो उपास्थियां हैं, जो उपास्थि ऊतक है, कार्टिलेज है, वो कैसा होता है? लचीला होता है, परंतु इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? ठोस होती है। इसकी प्रकृति जो है वो ठोस होती है। और ये जो है इसकी जो अस्थि है, इसका जो धात्री है, उसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है, और उसी के कारण ये जो है सख्त होता है, कठोर होता है। क्योंकि आपने देखा है कि जो कैल्शियम और फास्फेट है, लौह तत्व, ये सारे हमारी जो अस्थियां हैं, बोन्स, हड्डियों को बनाने के काम आते हैं। और हड्डियां इसी कारण से जो है कैल्शियम की उपस्थिति के कारण, फास्फेट की उपस्थिति के कारण कठोर, सख्त होती हैं, मजबूत होती हैं। तो उसी प्रकार से जो कार्टिलेज है, उपास्थि है, इसमें भी वही पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फेट से इसका धात्री बना होता है, जिसके कारण यह भी दृढ़ या सख्त होती हैं। इसके बाद में अब हम देखते हैं हमारा उपास्थि कार्टिलेज समाप्त होता है, पांचवा संयोजी ऊतक देखते हैं, जो कि पांचवा संयोजी ऊतक है एरियोलर संयोजी ऊतक, यानी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या होता है, आइए देखते हैं। यह शरीर में विस्तृत रूप में पाया जाता है, यानी एरियोलर जो टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये एक ऊतक से दूसरे ऊतक को बांध कर रखने वाला ऊतक शरीर में विस्तृत रूप में पाया जाता है, यानी पूरे शरीर में इसकी अधिक मात्रा में विस्तार से ये फैला हुआ होता है। विस्तार से तात्पर्य समझ में आ रहा है, अधिक मात्रा में ये फैला हुआ होता है शरीर में। यह त्वचा मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा अंगों के बीच तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यानी इसकी उपस्थिति बता रहा है, ये कहाँ मिलता है एरियोलर पेशियां, एरियोलर संयोजी ऊतक। जैसा कि आप पहले ही लाइन से समझ पा रहे हो कि शरीर में इसकी बहुतायत मात्रा होती है, और जब बहुतायत मात्रा होगी तो शरीर के लगभग अंगों में यह उपस्थित होता है। कौन से अंग हैं? मांसपेशियों के बीच में, यानी एक मांसपेशी और दूसरी मांसपेशी के बीच के खाली स्थान में, रक्त नलिकाओं में, रक्त नलिकाएं जो आपकी रुधिर वाहिनियां होती हैं, जैसे धमनी, शिराएं, आर्टरी, वेन्स, इनके बीच में होता है, और अंगों के बीच में, यानी एक अंग से दूसरे अंग के बीच का जो खाली स्थान है उसमें ये संयोजी ऊतक, एरियोलर संयोजी ऊतक होता है। अस्थि मज्जा में पाया जाता है। आपने अस्थि मज्जा इसके पहले भी सुना था, अस्थि मज्जा बोन मैरो, इससे क्या होता है? हमारे रुधिर का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा से रुधिर की उत्पत्ति होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो से होती है। तो बोन मैरो में और यानी कि अंगों के बीच, मांसपेशियों के खाली स्थान में और रक्त नलिका के चारों ओर एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसके कार्य के बारे में देखिए। यह ऊतक जो है अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। वही आपसे बात कर रहे थे कि जो मांसपेशियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, अस्थि मज्जा है और अंगों के बीच रक्त नलिका के चारों ओर, यानी इन सभी अंगों के बीच जो खाली क्षेत्र है, जो खाली स्थान है, उस खाली स्थान में ये ऊतक होता है। तो उस खाली एरिया को ये ऊतक भरता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य है, ये आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। यानी जो शरीर के अंदर के अंग हैं, जो भीतरी भाग के अंग हैं, उन अंगों को क्या देता है?
यांत्रिक सहारा देता है। यांत्रिक सहारा से तात्पर्य है उन अंगों को दृढ़ता से, मजबूती से खड़ा रखता है। इसके अतिरिक्त भी इसका और कुछ कार्य है कि ये ऊतकों की मरम्मत भी करता है, यानी ऊतकों की जो रिपेयरिंग होती है, क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, उन क्षतिग्रस्त ऊतकों को मरम्मत करने में भी मदद करता है, यानी क्षतिग्रस्त ऊतकों की जो है मरम्मत करने में सहायता करता है। क्योंकि एक ऊतक से दूसरे ऊतक विभिन्न परिस्थितियों में जो है क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं, जैसे चोट या दुर्घटना, जिस प्रकार से हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार से ऊतक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो उन क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने में भी एरियोलर संयोजी ऊतक सहायता करता है। तो ये इसके प्रमुख कार्य थे। तो आज का जो हमारा वीडियो था, संयोजी ऊतक में आपने चौथा प्रकार और पांचवा प्रकार, जिसमें आपने उपास्थि कार्टिलेज और पांचवा प्रकार एरियोलर संयोजी ऊतक, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ा और इसके कार्य के बारे में। तो आप अपनी कॉपी पर इन दोनों जो है ऊतकों को फेयर करना। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले ऊतक के जो है संयोजी ऊतक के अगले प्रकार को लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।